है ना। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के समस्या छात्राओं को राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो जो तथ्यों को रखा गया है, जो जो टॉपिक को रखा गया है, उन सब की चर्चा करेंगे। देखेंगे इसमें कितने अध्यायों को जोड़ा गया है, और उसमें देखना है, सबसे पहली चीज देखना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम कौन कौन से पेपर पढ़ेंगे, इन सब की चर्चा करना है। और देखेंगे कि जब फर्स्ट पेपर की चर्चा की जाए, प्रथम पेपर की चर्चा की जाए, तो पहले पेपर में राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत की चर्चा की जाएगी। और ये पहला पेपर है, पूर्णांक इसका है 50। और सेकंड पेपर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ तथ्य है, उसके बारे में अध्ययन करना, वो भी 50% का है। तो अभी तक जितने कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए हैं, उनमें ये ऑब्जेक्टिव पेपर के रूप में रहा है, और इस बार भी ऑब्जेक्टिव की संभावना है। और आगे देखा जाएगा, तो जब चर्चा करते हैं, देखते हैं कि एक एक तथ्य कौन कौन से इस बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से तथ्य समाहित हैं, उन सब की चर्चा हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा पाठ्यक्रम है। प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक, इसके जो पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं और कौन कौन से राजनीतिक पहलुओं को रखा गया है, उन सब की चर्चा करते हैं। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कोई भी क्लास शुरू करने से पहले, उसका पाठ्यक्रम आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने कौन कौन से तथ्यों को समाहित किया है, कौन कौन से सिलेबस में रखे गए हैं, उन सब की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या तथ्य शामिल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले बात, अगर पहले अध्याय में देखा जाए तो किस किस की चर्चा की गई है। तो पहले अध्याय के अंतर्गत इसमें रखा गया है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान को शामिल किया गया है। राजनीति और राजनीति विज्ञान, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी अर्थ एवं परिभाषा बताई गई है। फिर उसके सिद्धांत की बात की गई, राजनीति सिद्धांत क्या है, और फिर राजनीतिक दर्शन क्या है। यानी पहले चैप्टर में राजनीति, राजनीति विज्ञान, राजनीति सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन, इन सब तथ्यों को समाहित किया गया है, इनको जोड़ा गया है। और उसमें बताया गया कि राजनीति का अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं, और राजनीतिक दर्शन क्या है, जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक, अब आज देखते हैं कि दूसरे चैप्टर में हम कौन से तथ्यों को समाहित करेंगे। तो दूसरे चैप्टर में देखते हैं, रखा गया राजनीतिक विचारधारा, जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की गई है। उसके बाद के इसमें समस्त विचारधारा, राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा होगी, उसको विस्तार से आप तक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब अगले चैप्टर की अगर हम चर्चा करें तो देखें, इसके अंतर्गत ये व्यवहारवाद ने तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में हम उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात करते हैं कि, और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उन सब की चर्चा हम व्यवहारवाद के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है।
तो उत्तर व्यवहारवाद की जब बात करें तो इसमें समझ कि इसके पहले जो व्यवहारवाद आज प्रचलित है उसके पूर्व में उत्तर व्यवहारवाद क्या था, उसकी क्या अवधारणाएं थी, उसकी क्या परिभाषाएं थी, उसका क्या परिणाम थे, ये सारे तथ्यों का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। ठीक, अब आओ देखते हैं कि अगला जो हमारा स्टेटमेंट है, अगला जो तथ्य है वो है राज्य और उसके तत्व। राज्य और उसके तत्व की अगर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इसमें किन किन पहलुओं को शामिल किया गया। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि स्टेट क्या है, अर्थात राज्य किसे कहते हैं। तो जब राज्य की चर्चा होती है तो राज्य की राज्य की सीमा क्या होनी चाहिए, उसके प्रमुख तत्व क्या हैं। तो जब प्रमुख तत्वों की चर्चा होगी तो उसमें प्रमुख तत्व चार रूप से देखे जाते हैं कि राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले चीज है कि निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो, यानी इन चारों तत्वों का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। कौन विचारक कितनी जनसंख्या प्रदर्शित करता है, कौन विचारक चाहता है कि आदर्श राज्य की कितनी जनसंख्या होगी, उसके क्या तथ्य होंगे, उन सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से कर सकें। ठीक, अगला है राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की जब हम चर्चा करें तो इसमें तमाम सारे सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, चाहे वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो, चाहे वो क्या कहते हैं शक्ति का सिद्धांत हो, चाहे सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, या फिर विकासवादी सिद्धांत हो। इन सब सिद्धांतों का इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, और क्या कौन कौन से तत्व शामिल होंगे, इन सब का हम इसमें चर्चा और प्रचर्चा के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, आपको इनसे अवगत कराएंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा उदारवाद। उदारवाद के अंतर्गत आपको बताया जाए कि लिबरलिज्म क्या है, यानी कि उदारता किस प्रकार से बरती जानी चाहिए, किस प्रकार से उदारवाद की व्याख्या की गई, उसकी अर्थ एवं परिभाषा की बात की गई है, और उसको समझाया गया है कि किस प्रकार से नियमों में ढीलापन करके जो है सामाजिक विकास किया जा सकता है, आर्थिक विकास किया जाता है। ये सारी चीजें हम इसके माध्यम से समझाएंगे आपको। अगला चैप्टर हमारा है आइडियलिज्म, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो हीगल, ग्रीन और कांट, इन सब का नाम प्रसिद्ध रूप से आता है। आदर्शवाद किसकी तरफ इशारा करता है, तो आदर्शवाद का मतलब होता है एक सुसज्जित और व्यवस्थित राज्य की कल्पना करता है। ठीक है, और अगला चैप्टर जब हम चर्चा करें इसमें देखते हैं तो वो है अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या है कि जब नियमों में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब सामान्य तरीके से कोई काम ना हो, उथल पुथल की स्थिति मौजूद हो, तो वो अराजकतावाद के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम गांधी जी को पढ़ेंगे। कांट और क्या कहते हैं, गांधी जी जैसे कई विचारक हैं जिनकी चर्चा हम अराजकतावाद के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अगला चैप्टर जब हम देखते हैं वो है मार्क्सवाद की बात करते हैं। मार्क्सवाद किसकी तरफ इशारा करता है, तो मार्क्सवाद ये देखता है कि मार्क्सवाद के अंतर्गत हमने 3-4 चीजों का अध्ययन किया है। मार्क्स की जीवन शैली का अध्ययन किया है, एंजल्स की जीवन शैली का अध्ययन किया है, उनके द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं, मैनिफेस्टो है, और तथ्य से जो जुड़े हुए हैं उन सब की चर्चा की जाएगी। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उसके बारे में बताया जाएगा। वर्ग संघर्ष क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। और भौतिक द्वंद्ववाद क्या होता है, इसके बारे में। कि मार्क्स से जुड़े हुए जो भी सिद्धांत है, चाहे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, या फिर भौतिकवाद की बात की जाए, तो मार्क्स से जुड़े हुए सारे तथ्यों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जैसा कि मार्क्स ने कहा कि विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पांव में बेड़ियों के सिवा होने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात उन्होंने मजदूरों को, श्रमिकों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया था, उस सब की चर्चा इस मार्क्सवाद के अंतर्गत कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगले
चैप्टर के अंतर्गत हम कौन से तथ्यों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रमुखता से दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो इसमें हम चर्चा करते हैं सबसे पहली चीज कि संप्रभुता। संप्रभुता क्या चीज होती है? संप्रभुता का मतलब है कि जिसके पास शक्ति अर्थात सारी शक्ति जिसके पास विराजमान हो, वो क्या कहलाती है? संप्रभुता कही जाती है। अब ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत एवं बहुलवाद, ऑस्टिन ने किस प्रकार के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की है, किस प्रकार से उन्होंने इसकी चर्चा की है, कौन से सिद्धांत प्रमुख होंगे, कौन से किसकी बहुलता होगी और किसकी बहुलता नहीं होगी, ये सारी चर्चा इस संप्रभुता के अंतर्गत कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बोंदा ने जो संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है वो जनक के रूप में जाना जाता है, परंतु हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब अगली जो हमारा है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा क्या है। अब एक चीज हमने देखा है कि शक्ति एवं सत्ता, शक्ति एवं सत्ता दोनों पर चर्चा करना है, दोनों पर चर्चा करना है और दोनों ही एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ये बताते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका अध्ययन होना चाहिए, कैसे इसकी व्याख्या होनी चाहिए, उन सब की जानकारी इसके अंतर्गत हम दे सकते हैं। ठीक, तो राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा यानी अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएं या फिर उसकी कार्य एवं शक्तियां कौन कौन से, इनका सारा जिक्र इसके अंतर्गत किया जाएगा। आप देखते हैं सत्ता क्या है। सत्ता प्राधिकार और वैधता या औचित्यपूर्णता। सत्ता अर्थात अथॉरिटी जिसे हम कह सकते हैं, वैधता सत्ता कौन है, औचित्यपूर्णता यानी कि कानूनी रूप से सत्ता किस प्रकार से होती है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो सत्ता की जब हम चर्चा करें तो इसमें एक परंपरागत सत्ता होती है, एक कानूनी सत्ता होती है, एक होता है करिश्माई सत्ता होती है। यानी सारी सत्ता के जितने भेद हैं, जितने प्रकार हैं, उन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से कर लेंगे और जानेंगे क्या होना चाहिए। ठीक, अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो लिबर्टी, स्वतंत्रता, चाहे वो जेएस मिल की बात करें। स्वतंत्रता की जब बात की जाती है इसके अंतर्गत जेएस मिल की लिबर्टी नामक पुस्तक उन्हें बहुत चर्चित है, बहुत विख्यात है। तो ये कह सकते हैं कि मनुष्यों को, नागरिकों को किस प्रकार से लिबर्टी मिलनी चाहिए, लिबर्टी का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, उसके कार्य शक्तियां कौन कौन से, उनके प्रकार कौन कौन से, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। फिर आगे देखते हैं वो है क्या है, इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं समानता। समानता का अर्थ एवं परिभाषा और समानता के प्रकार कौन कौन से हैं, समानता की विशेषताएं कौन कौन सी, इसकी चर्चा कर लेंगे। सारी चीज इसके अंतर्गत हम कर लेंगे। अब आगे चैप्टर हमारा है वो न्याय है। न्याय से जुड़ा हुआ है। न्याय क्या है? जस्टिस, यानी कि जब दो पक्षों के बीच किसी तथ्य को लेकर विवाद होता है, किसी बात को लेकर विवाद होता है, तो उसमें जो निर्णय होता है वो न्याय कहलाता है। अर्थात सारे अधिकार व्यक्ति को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। ठीक, अब आगे करते हैं सिटीजनशिप की बात करते हैं, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता क्या है, नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से और किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता का हनन होता है, इन सारे तथ्यों की चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और उसके बाद आते हैं अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं कि अधिकार और कर्तव्य क्या है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का अध्ययन किस प्रकार से किया गया है, इन सारे तथ्यों की जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से प्रदान करेंगे और देखेंगे। कहा गया कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ठीक, कुछ विद्वान को मानना है कि वो मानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य ठीक वैसे चुंबक और लोहे की भांति है। जिस प्रकार से कर्तव्य प्रभावशाली होता है तो अधिकार अपने आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार चुंबक प्रभावशाली हो तो लोहे के टुकड़े अपने आप उसके इशारे पर काम करते हैं। ठीक,
तो कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य का भी हम इस सिलेबस के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे, आपको इससे परिचित कराएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। अब आगे चर्चा करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको आपको क्या बताएंगे, लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार और उसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं उसकी चर्चा की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। यानी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोकतंत्र से जुड़े हुए सारे तथ्यों को उजागर करेंगे, आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। ठीक, अगला जो हमारा है लोकतंत्र के प्रतिरूप, सहभागी एवं प्रतिनिध्यात्मक। लोकतंत्र के प्रतिरूप, सहभागी एवं प्रतिनिध्यात्मक। इसके अंतर्गत लोकतंत्र के कौन कौन से रूप हैं, यानी प्रकार कौन कौन से हैं, क्या कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है या फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या बहुल लोकतंत्र है, कौन सी सिस्टम है, कौन सा व्यवस्था स्थापित की गई, उसकी बात की गई है। सहभागी एवं प्रतिनिध्यात्मक, किस प्रकार से वो सहभागिता प्रदान करते हैं, या प्रतिनिधित्वात्मक, प्रतिनिधि किस रूप में चुने जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, कैसे, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। और लास्ट में जो 2 चैप्टर हमारे हैं इस सिलेबस के अंतर्गत, जिसे कहते हैं सिविल सोसाइटी, यानी नागरिक समाज। नागरिक समाज की बात की, सिविल सोसाइटी में लोग किस प्रकार से रहते हैं, सिविल सोसाइटी का क्या महत्व है, क्या उसको उपयोगिता है उनकी, क्या क्या, तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। और लास्ट चैप्टर हमारा बचता है नारीवाद का बचता है। नारीवाद का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। इसमें देखेंगे कि नारीवाद किस प्रकार से आज निरंतर सशक्त होता जा रहा है और आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले इसकी स्थिति क्या है। इन सारे तथ्यों का हम उल्लेख करेंगे और इस सिलेबस के माध्यम से आपको संपूर्ण वर्ष का, यानी कि पूरे 2020 का जो है पूरा सिलेबस है, इसके अंतर्गत आपको राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर इसी के अंतर्गत आपको अध्ययन कराया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ये हमारा एक मोटे तौर से देख लीजिए कि राजनीति विज्ञान का ये पाठ्यक्रम है जो प्रथम प्रश्न पत्र का है, जो आपके सामने रखा गया है और दिखाया गया है। इसी के अंतर्गत संपूर्ण राजनीति विज्ञान की चर्चा बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर की जाएगी। ठीक, अगले उसमें हम फिर सेकंड पेपर लेकर आपके पास सिलेबस के रूप में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। है ना, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के समस्या छात्राओं को राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो जो तथ्यों को रखा गया है, जो जो टॉपिक को रखा गया है, उन सब की चर्चा करेंगे। देखेंगे इसमें कितने अध्यायों को जोड़ा गया है और उसमें देखना है, सबसे पहली चीज देखना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम कौन कौन से पेपर पढ़ेंगे, इन सब की चर्चा करना है। और देखेंगे कि जब फर्स्ट पेपर की चर्चा की जाए, प्रथम पेपर की चर्चा की जाए, तो पहले पेपर में है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत की चर्चा की जाएगी। और ये पहला पेपर है, ये पूर्णांक इसका है 50। और सेकंड पेपर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ तथ्य है, उसके बारे में अध्ययन करना, वो भी 50% का है। तो अभी तक जितने कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम हुए हैं उनमें ये ऑब्जेक्टिव पेपर के रूप में रहा है
और इस बार भी ऑब्जेक्टिव की संभावना है। और आगे देखा जाएगा तो जब चर्चा करते हैं देखते हैं कि एक एक तथ्य कौन कौन से इस बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में कौन कौन से तथ्य समाहित हैं, उन सब की चर्चा हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा पाठ्यक्रम है। प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक, इसके जो पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं और कौन कौन से राजनीतिक पहलुओं को रखा गया है, उन सब की चर्चा करते हैं। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कोई भी क्लास शुरू करने से पहले उसका पाठ्यक्रम आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने कौन कौन से तथ्यों को समाहित किया है, कौन कौन से सिलेबस में रखे गए हैं, उन सब की एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या तथ्य शामिल हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले बात अगर पहले अध्याय में देखा जाए तो किस किस की चर्चा की गई है। तो पहले अध्याय के अंतर्गत इसमें रखा गया है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान को शामिल किया गया है। राजनीति और राजनीति विज्ञान, राजनीति क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी अर्थ एवं परिभाषा बताई गई है। फिर उसके सिद्धांत की बात की गई है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और फिर राजनीतिक दर्शन क्या है। यानी पहले चैप्टर में राजनीति, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन, इन सब तथ्यों को समाहित किया गया है, इनको जोड़ा गया है और उसमें बताया गया कि राजनीति का अर्थ क्या है, राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, राजनीति सिद्धांत किसे कहते हैं और राजनीतिक दर्शन क्या है, जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक, अब आज देखते हैं कि दूसरे चैप्टर में हम कौन से तथ्यों को समाहित करेंगे। तो दूसरे चैप्टर में देखते हैं रखा गया राजनीतिक विचारधारा, जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की गई है। उसके बाद के इसमें समस्त विचारधारा, राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा होगी, उसको विस्तार से आप तक पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। अब अगले चैप्टर की अगर हम चर्चा करें तो देखें इसके अंतर्गत ये व्यवहारवाद, तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में हम उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो व्यवहारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात करते हैं कि और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उन सब की चर्चा हम व्यवहारवाद के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। तो उत्तर व्यवहारवाद की जब बात करें तो इसमें सामान्य की इसके पहले जो व्यवहारवाद आज प्रचलित है उसके पूर्व में उत्तर व्यवहारवाद क्या था, उसकी क्या अवधारणाएं थी, उसकी क्या परिभाषाएं थी, उसका क्या परिणाम थे, ये सारे तथ्यों का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। ठीक, अब आओ देखते हैं कि अगला जो हमारा स्टेटमेंट है, अगला जो तथ्य है वो है राज्य और उसके तत्व। राज्य और उसके तत्व की अगर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं इसमें किन किन पहलुओं को शामिल किया गया। सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्टेट क्या है, अर्थात राज्य किसे कहते हैं। तो जब राज्य की चर्चा होती है तो राज्य की राज्य की सीमा क्या होनी चाहिए, उसके प्रमुख तत्व क्या हैं। तो जब प्रमुख तत्वों की चर्चा होगी तो उसमें प्रमुख तत्व चार रूप से देखे जाते हैं कि राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले चीज है कि निश्चित भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। यानी इन चारों तत्वों का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। कौन विचारक कितनी जनसंख्या प्रदर्शित करता है, कौन विचारक चाहता है कि राज्य, आदर्श राज्य की कितनी जनसंख्या होगी, उसके क्या तत्व होंगे, उन सारे तथ्यों का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से कर सके। ठीक, अगला है राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की जब हम चर्चा करें तो इसमें तमाम सारे सिद्धांतों की चर्चा की जाती है, चाहे वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत हो, चाहे वो
क्या कहते हैं, शक्ति का सिद्धांत हो, चाहे सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, या फिर विकासवादी सिद्धांत हो, इन सब सिद्धांतों का इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, और क्या कौन कौन से तत्व शामिल होंगे, इन सब का हम इसमें चर्चा और प्रचर्चा के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, आपको इनसे अवगत कराएंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा उदारवाद। उदारवाद के अंतर्गत आपको बताया जाए कि लिबरलिज्म क्या है, यानी कि उदारता किस प्रकार से बरती जानी चाहिए, किस प्रकार से उदारवाद की व्याख्या की गई, उसकी अर्थ एवं परिभाषा की बात की गई है, और उसको समझाया गया है कि किस प्रकार से नियमों में ढीलापन करके जो है सामाजिक विकास किया जा सकता है, आर्थिक विकास किया जाता है। ये सारी चीजें हम इसके माध्यम से समझाएंगे आपको। अगला चैप्टर हमारा है आइडियलिज्म, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं। आदर्शवाद के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो हीगल, ग्रीन और कांट, इन सब का नाम प्रसिद्ध रूप से आता है। आदर्शवाद किसकी तरफ इशारा करता है, तो आदर्शवाद का मतलब होता है एक सुसज्जित और व्यवस्थित राज्य की कल्पना करता है। ठीक है। और दूसरा अगला चैप्टर जब हम चर्चा करें इसमें देखते हैं तो वो है अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या है कि जब नियमों में, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब सामान्य तरीके से कोई काम ना हो, उथल पुथल की स्थिति मौजूद हो, तो वो अराजकतावाद के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत हम गांधी जी को पढ़ेंगे। कांट और क्या कहते हैं, गांधी जी जैसे कई विचारक हैं जिनकी चर्चा हम अराजकतावाद के अंतर्गत करते हैं। ठीक। अगला चैप्टर जब हम देखते हैं वो है मार्क्सवाद की बात करते हैं। मार्क्सवाद किसकी तरफ इशारा करता है, तो मार्क्सवाद ये देखता है कि मार्क्सवाद के अंतर्गत हमने 3-4 चीजों का अध्ययन किया है। मार्क्स की जीवन शैली का अध्ययन किया है, एंजल्स के जीवन शैली का अध्ययन किया है, उनके द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं, मैनिफेस्टो है, और तथ्य से जो जुड़े हुए हैं उन सब की चर्चा की जाएगी। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उसके बारे में बताया जाएगा। वर्ग संघर्ष क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। और भौतिक द्वंद्ववाद क्या होता है, इसके बारे में। नहीं कि मार्क्स से जुड़े हुए जो भी सिद्धांत है, चाहे वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, या फिर भौतिकवाद की बात की जाए, तो मार्क्स से जुड़े हुए सारे तथ्यों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जैसा कि मार्क्स ने कहा कि विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पांव में बेड़ियों के सिवा होने के लिए कुछ नहीं है। अर्थात उन्होंने मजदूरों को, श्रमिकों को जागरूक करने का जो बीड़ा उठाया था, उस सब की चर्चा इस मार्क्सवाद के अंतर्गत कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगले चैप्टर के अंतर्गत हम कौन से तथ्यों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रमुखता से दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। तो इसमें हम चर्चा करते हैं सबसे पहली चीज कि संप्रभुता। संप्रभुता क्या चीज होती है? संप्रभुता का मतलब है कि जिसके पास शक्ति, अर्थात सारी शक्ति जिसके पास विराजमान हो, वो क्या कहलाती है? संप्रभुता कही जाती है। अब ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत एवं बहुलवाद, ऑस्टिन ने किस प्रकार के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की है, किस प्रकार से उन्होंने इसकी चर्चा की है, कौन से सिद्धांत प्रमुख होंगे, कौन से किसकी बहुलता होगी और किसकी बहुलता नहीं होगी, ये सारी चर्चा इस संप्रभुता के अंतर्गत कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बोंदा ने जो संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है वो जनक के रूप में जाना जाता है, परंतु हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब अगली जो हमारा है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा क्या है। अब एक चीज हमने देखा है कि शक्ति एवं सत्ता, शक्ति एवं सत्ता दोनों पर चर्चा करना है, दोनों पर चर्चा करना है, और दोनों ही एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ये बताते हैं, समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका अध्ययन होना चाहिए, कैसे इसकी व्याख्या होनी चाहिए, उन सब की जानकारी इसके अंतर्गत हम दे सकते हैं। ठीक। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा यानी अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएं, या फिर उसकी कार्य एवं शक्तियां कौन कौन से, इनका सारा जिक्र
इसके अंतर्गत किया जाएगा। आप देखते हैं सत्ता क्या है। सत्ता प्राधिकार और वैधता या औचित्यपूर्णता। सत्ता अर्थात अथॉरिटी जिसे हम कह सकते हैं। वैधता सत्ता कौन है, औचित्यपूर्णता यानी कि कानूनी रूप से सत्ता किस प्रकार से होती है, वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो सत्ता की जब हम चर्चा करें तो इसमें एक परंपरागत सत्ता होती है, एक कानूनी सत्ता होती है, एक होता है करिश्माई सत्ता होती है। यानी सारी सत्ता के जितने भेद हैं, जितने प्रकार हैं, उन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से कर लेंगे और जानेंगे क्या होना चाहिए। ठीक, अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो लिबर्टी, स्वतंत्रता, चाहे वो जेएस मिल की बात करें। स्वतंत्रता की जब बात की जाती है इसके अंतर्गत जेएस मिल की लिबर्टी नामक पुस्तक उन्हें बहुत चर्चित है, बहुत विख्यात है। तो ये कह सकते हैं कि मनुष्यों को, नागरिकों को किस प्रकार से लिबर्टी मिलनी चाहिए, लिबर्टी का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, उसके कार्य शक्तियां कौन कौन से, उनके प्रकार कौन कौन से, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। फिर आगे देखते हैं वो है क्या है, इक्वालिटी जिसे हम कहते हैं समानता। समानता का अर्थ एवं परिभाषा और समानता के प्रकार कौन कौन से हैं, समानता की विशेषताएं कौन कौन सी, इसकी चर्चा कर लेंगे। सारी चीज इसके अंतर्गत हम कर लेंगे। अब आगे चैप्टर हमारा है वो न्याय है। न्याय से जुड़ा हुआ है। न्याय क्या है, जस्टिस, यानी कि जब दो पक्षों के बीच किसी तथ्य को लेकर विवाद होता है, किसी बात को लेकर विवाद होता है, तो उसमें जो निर्णय होता है वो न्याय कहलाता है। अर्थात सारे अधिकार व्यक्ति को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, न्याय कहलाएगा। ठीक, अब आगे करते हैं सिटीजनशिप की बात करते हैं, जिसे हम नागरिकता कहते हैं। नागरिकता क्या है, नागरिकता करते हैं, परिभाषा क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से और किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार से नागरिकता का हनन होता है, इन सारे तथ्यों की चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और उसके बाद आते हैं अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं कि अधिकार और कर्तव्य क्या है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का अध्ययन किस प्रकार से किया गया है, इन सारे तथ्यों की जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से प्रदान करेंगे और देखेंगे। कहा गया कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के संपूरक हैं, एक दूसरे के समान सहयोगी हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, इसलिए इन दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ठीक, कुछ विद्वान को मानना है कि वो मानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य ठीक वैसे चुंबक और लोहे की भांति है। जिस प्रकार से कर्तव्य प्रभावशाली होता है तो अधिकार अपने आप उसे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार चुंबक प्रभावशाली हो तो लोहे के टुकड़े अपने आप उसके इशारे पर काम करते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य का भी हम इस सिलेबस के अंतर्गत इसकी चर्चा करेंगे, आपको इससे परिचित कराएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। अब आगे चर्चा करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको आपको क्या बताएंगे, लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार और उसके विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। यानी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोकतंत्र से जुड़े हुए सारे तथ्यों को उजागर करेंगे, आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। ठीक, अगला जो हमारा है लोकतंत्र के प्रतिरूप, सहभागी एवं प्रतिनिध्यात्मक। लोकतंत्र के प्रतिरूप, सहभागी एवं प्रतिनिध्यात्मक। इसके अंतर्गत लोकतंत्र के कौन कौन से रूप हैं, यानी प्रकार कौन कौन से हैं। क्या कहते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है या फिर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या बहुल लोकतंत्र है, कौन सी सिस्टम है, कौन सा व्यवस्था स्थापित की गई, उसकी बात की गई है। सहभागी एवं प्रतिनिध्यात्मक, किस प्रकार से वो सहभागिता प्रदान करते हैं या प्रतिनिधित्वात्मक, प्रतिनिधि किस रूप में चुने जाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, कैसे, इन सब की चर्चा हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। और लास्ट में जो दो चैप्टर हमारे हैं इस सिलेबस के अंतर्गत, जिसे कहते हैं सिविल सोसाइटी, यानी नागरिक समाज। नागरिक समाज की बात की, सिविल सोसाइटी में लोग किस प्रकार से रहते हैं, सिविल सोसाइटी का क्या महत्व है, क्या उसको
उपयोगिता है उनकी, क्या क्या, तो ये सारी चीजों का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। लास्ट चैप्टर हमारा बचता है नारीवाद का, बचता है नारीवाद का अध्ययन हम इसके माध्यम से करेंगे। इसमें देखेंगे कि नारीवाद किस प्रकार से आज निरंतर सशक्त होता जा रहा है और आज के 50 साल पहले 100 साल पहले इसकी स्थिति क्या है, इन सारे तथ्यों का हम उल्लेख करेंगे। और इस सिलेबस के माध्यम से आपको संपूर्ण वर्ष का यानी कि पूरे 2020 का जो है पूरा सिलेबस है, इसके अंतर्गत आपको राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर इसी के अंतर्गत आपको अध्ययन कराया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ये हमारा एक मोटे तौर से देख लीजिए कि राजनीति विज्ञान का ये पाठ्यक्रम है जो प्रथम प्रश्न पत्र का है, जो आपके सामने रखा गया है और दिखाया गया है। इसी के अंतर्गत संपूर्ण राजनीति विज्ञान की चर्चा बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर की जाएगी। ठीक, अगले उसमें हम फिर सेकंड पेपर लेकर आपके पास सिलेबस के रूप में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।